कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल मेरी साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बच्चे, आपको ये बात तो पता ही है, हम सब यूपी एनएचएम एएनएम की तैयारी कर रहे हैं। अब तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय है। इसी में आपको कुछ कर जाना है। आपके पास टाइम नहीं है, मतलब आपको टाइम नहीं मिला, ये बात तो सही है। लेकिन अगर आप अपना रिवीजन करते रहेंगे, क्वेश्चन को देखते रहेंगे, तो वो क्वेश्चन भले आपको याद ना हो, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा, तो ज़रूर आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपने वो पढ़ा है। तो इससे आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो ये आज का क्लास है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, वो दिया है चेचक होने का कारण है। आपको बताना है कि चेचक किस कारण से होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है रूबियोला वायरस, मिक्सो वायरस, वेरियोला वायरस या फिर वेरिसेला वायरस। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है। चाहे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले चेचक का वायरस कौन सा है, या फिर चेचक किसके द्वारा होता है, या चेचक होने का कारण क्या है, मतलब आपका क्वेश्चन सेम रहेगा। बस ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर करके पूछ लें। तो अगर आप लोग पढ़ें, आप लोग को पता है, तो वो कैसा भी पूछेगा एग्जामिनर क्वेश्चन, आप लोग जरूर कर ले जाएंगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता है बच्चे। वेरियोला वायरस जो होता है उसी के द्वारा चेचक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता। इसका मतलब हो गया कि कौन सा आपका ब्लड संक्रमित डिजीज नहीं है कि जो कि ब्लड के द्वारा फैलता है। तो इसमें आपका दिया हुआ है मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या फिर एचआईवी। तो आप सभी को पता है आपका मलेरिया हो गया, ये भी ब्लड संक्रमित है, क्योंकि अगर कोई भी मच्छर है और किसी मलेरिया वाले व्यक्ति को काट ले, इसको मलेरिया, फिर आकर के वो दूसरे व्यक्ति को काट लेगा, तो ये भी चला जाता है मलेरिया, उसके थ्रू ब्लड के थ्रू हो जाएगा एक दूसरे में। आपका हेपेटाइटिस बी है, ये भी आपका ब्लड संक्रमित है। आपका एचआईवी भी है, लेकिन ये जो टाइफाइड है बच्चे, ये आपका रक्तदान द्वारा, मतलब कि ये ब्लड संक्रमित डिजीज नहीं है आपका। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। अब आपको देखना है कि इसमें से मच्छर के द्वारा कौन सा रोग है जो कि संचरण नहीं होता है, जिसका या फिर संचारित नहीं होता है। किस रोग का वाहक मच्छर नहीं होता। इसको ऑप्शन दिया हुआ है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, फाइलेरियसिस या फिर डेंगू ज्वर। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्योंकि जो आपका स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये मच्छर के द्वारा नहीं बच्चे, ये मक्खियों के काटने से होता है। किसके? ये मक्खियों के काटने से होता है। और इसमें क्या हो जाता है कि दिमाग में स्वेलिंग आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पीलिया का टीका सबसे पहले तैयार किया था। आपको बताना है कि पीलिया का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था। इसको ऑप्शन दिया हुआ है जोसेफ लिस्टर ने, लुई पास्चर ने, जॉन साल्क ने या फिर पॉल एहरलिच ने। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ का ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। जॉन साल्क ने पीलिया का टीका सबसे पहले तैयार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। डेंगू बुखार होता है तो इसमें किसकी कमी होती है आपको बताना है। जल, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या फिर शर्करा। आपको ऑप्शन बी सही जाता है यहाँ पर। जब डेंगू फीवर होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा रोग है बच्चे जो दूध के माध्यम से फैलता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है एक्जिमा, डिप्थीरिया, पीलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन ये सही आता है एक्जिमा, यही आपका टीबी है, जिसे आप लोग क्षय रोग कहते हैं। इसे एक्जिमा भी कहा जाता है। तो एक्जिमा जो है वो दूध के माध्यम से फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूध का माध्यम थोड़ा समझ लीजिए, अगले क्वेश्चन पर आने से पहले बता दें, मतलब कि दूषित दूध पीने से फैल जाता है आपका क्या, एचमा या फिर टीबी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे आपका यहाँ पर, हैजा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब आपको बताना है कि हैजा अगर हो जाए शरीर में तो कौन सा अंग प्रभावित होगा। इसको ऑप्शन दिया हुआ है फेफड़ा, गला, तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशी या फिर पाचन तंत्र। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, पाचन तंत्र। मतलब कि जब हैजा होता है तो हैजे में जो हमारी बड़ी आंत होती है, वही जो बड़ी आंत है वही प्रभावित होती है। तो आपका जो मतलब कि आंत हो गया वो किस में आ जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर पाचन तंत्र जाता है। बाकी जो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी है बच्ची, ये टिटनेस, जब टिटनेस होता है तो उसमें ये प्रभावित होता है। आपका फेफड़ा हो गया तो आपके टीबी में या फिर क्षय रोग कह लीजिए, उसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
टिटनेस का कारण क्या होता है? आपको ये बताना है बच्चे कि टिटनेस का कारण क्या है? इसको ऑप्शन दिया हुआ है साल्मोनेला, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी, बैक्टीरियोफेज या फिर वायरस। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो टिटनेस के होने का कारण होता है, या फिर क्लस्ट्रीडियम टिटेनी से आपका टिटनेस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? आपको बताना है कि पोलियो का वायरस जो होता है वो शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, मच्छर के काटने से, किलनी के काटने से, संदूषित खाद्य और पानी के स्राव से, या फिर लार और नाक के स्राव से। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है, लार और नाक के स्राव से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा रोग पराया वायु के माध्यम से फैलता है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि वायु के माध्यम से फैलता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे, टाइफाइड, हैजा, उसके बाद में आपका प्लेग दिया हुआ है, प्लेग के बाद में आपका ट्यूबरक्लोसिस है। तो अगर इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस यानी जो टीबी होता है आपका, वो वायु के माध्यम से फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे आपका दिया हुआ है, एड्स वायरस नाश करता है। आपको ये बताना है कि जो एड्स वायरस है वो किसका नाश करता है, या फिर समझ लीजिए कि हमारे बॉडी के किस अंग को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे, WBC का यानी आपके लाल रुधिर कणिका का, या फिर आपका दिया है लीवर का। लीवर के बाद में आपका दिया हुआ है बच्चे असंक्रामक तंत्र का, उसके बाद में आपका दिया हुआ है परिसंचरण तंत्र का। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है बच्चे, असंक्रामक तंत्र का नाश करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? आपको ये बताना है कि जो टाइफाइड है वो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या फिर कवक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे तो आपको ऑप्शन बी सही जाता है यहाँ पर, क्योंकि जो टाइफाइड होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गोल क्रिम का मानव गोल क्रिम एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। जो गोल कृमि होता है वो आपके शरीर के किस पार्ट में, फिर किस अंग में पाया जाता है? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, छोटी आंत में, यकृत में, जठर में, या फिर बड़ी आंत में। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, बड़ी आंत में। जो आपका गोल कृमि होता है वो बड़ी आंत में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षय रोग के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका मतलब ये हो गया कि टीबी के निदान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। इसको ऑप्शन दिया है बच्चे, मल परीक्षण, बलगम परीक्षण, छाती एक्सरे, मतलब वही आपका चेस्ट एक्सरे, या फिर बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है, बी और सी दोनों। बलगम परीक्षण भी किया जाता है बच्चे, और आपका चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है टीबी के निदान के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, टाइफाइड के दौरान आने वाले बुखार की विशेषता है। आपको ये बताना है कि टाइफाइड के दौरान जो बुखार आता है उसकी क्या विशेषता होती है। तो इसको ऑप्शन आपका दिया हुआ है, सर्दी एवं कपकपी के साथ तेज बुखार आना, बुखार एवं सीढ़ी नुमा तरीके से आना, बुखार जो है सीढ़ी नुमा तरीके से आना, बलगम के साथ रक्त आना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, बुखार सीढ़ी नुमा तरीके से आना। मतलब क्या क्या होता है कि धीरे धीरे बुखार आता है और कई दिनों से बुखार आता है टाइफाइड में, तो वही है आपका बुखार सीढ़ी नुमा तरीके से आना, ये टाइफाइड बुखार की विशेषता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में श्वसन संबंधी असामान्य स्थिति कौन सी है? आपको बताना है कि इनमें से श्वसन संबंधी असामान्य स्थिति कौन सी है, डिस्पीनिया, टेकीपेनिया, ब्रेडीपेनिया, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे तो आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ पर, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में पीलिया का लक्षण है। आपको ये बताना है कि इनमें से पीलिया का लक्षण कौन सा है। बच्चे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, त्वचा तथा स्क्लेरा का पीलापन, भूख का कम हो जाना, मतलब भूख न लगना, गहरे रंग का यूरिन आना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन डी सही आता है यहाँ पर, उपयुक्त सभी। ये जितने लक्षण हैं ये सब पीलिया के लक्षण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा डायबिटीज का लक्षण है? आपको शुगर का लक्षण बताना है। तो अधिक मूत्र, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यूरिन आना, और बार बार प्यास लगना, अधिक भूख लगना, वजन का कम हो जाना, या फिर उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, क्योंकि ये सारे लक्षण आपके डायबिटीज़ मतलब शुगर के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, डेंगू बीमारियों में नाड़ी की गति कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ये सही जाता है, मंद हो जाती है। टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, डेंगू ये सब बीमारियां हो जाती है तो इसमें जो नाड़ी की गति है, पल्स रेट, वो धीमी हो जाती है, मतलब मंद हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा बुखार का प्रकार नहीं है? इसमें आपको बुखार का प्रकार बताना है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन है अल्पविरामी, अविरामी, मध्यवर्ती या फिर आवर्ती। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती को छोड़ करके बच्चे आपका अल्पविरामी, अविरामी, आवर्ती ये सब बुखार के प्रकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में से किसमें श्रृंखलाबद्ध श्वसन होता है? आपको ये बताना है कि इनमें से किसमें श्रृंखलाबद्ध श्वसन होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है छिपरे श्वसन, चेइन स्टॉक श्वसन, बीटार्ड श्वसन या फिर शोरयुक्त श्वसन। तो आपका जो श्रृंखलाबद्ध श्वसन जो होता है आपका चेन स्टॉक श्वसन कैसा श्वसन होता है? श्रृंखलाबद्ध श्वसन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चे, शिशु में नाड़ी की गति होती है, शिशु में नाड़ी की गति कितनी होती है? 80 से 100 धड़कन प्रति मिनट, 100 से 140 धड़कन प्रति मिनट, 80 से 120 धड़कन प्रति मिनट, या फिर 60 से 80 धड़कन प्रति मिनट। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन बी सही जाता है। यहाँ पर 100 से लेकर 140 धड़कन प्रति मिनट जो है वो शिशु में नाड़ी की गति होती है, मतलब पल्स रेट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जन्म के समय श्वसन की सामान्य दर होती है। आपको बताना है कि जन्म के टाइम श्वसन की सामान्य दर कैसी होती है? 20 से 26 प्रति मिनट, 20 प्रति मिनट, 16 से 20 प्रति मिनट, या 30 से 40 प्रति मिनट। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन डी सही जाता है। यहाँ पर 30 से 40 प्रति मिनट जो होती है वो जन्म के समय श्वसन की सामान्य दर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक वयस्क का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? आपको बताना है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति है, मतलब उसे कोई बीमारी नहीं है, तो उसका रक्तचाप क्या होगा? 120/80 mmHg, 80/120 mmHg, mmHg, या फिर 40/120 mmHg होगा। यहाँ पर आप लोग एच कर लीजिएगा बच्चे, या फिर 72/80 mmHg। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, 120/80 mmHg जो होता है वो सामान्य रक्तचाप होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस प्रकार के फीवर की प्रकृति सतत ज्वर की होती है? इसको ऑप्शन देख लेते हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या फिर मीजल्स। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन डी सही जाता है, मीजल्स। मीजल्स में होता है, जो मीजल्स फीवर होता है तो उसकी प्रकृति सतत ज्वर की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस प्रकार के ज्वर में पैरोटिड ग्लैंड्स बड़ी हो जाती है? आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें, या फिर कौन सी बीमारी होना चाहिए। यहाँ पर ज्वर लिख गया आपका, या फिर ज्वर बीमारी दोनों कह लीजिए, तो उसमें पैरोटिड ग्लैंड जो होती है बड़ी हो जाती है। मम्प्स में, रूबेला में, टाइफाइड में, फिर मलेरिया में। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे आपका ऑप्शन ये सही आता है, मम्प्स, जिसे गलसुआ भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, कौन सी औषधि रक्तचाप को कम करने में उपयोगी नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी औषधि है जो रक्तचाप को कम करने में उपयोगी नहीं है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, रेमिप्रिल, इनालाप्रिटल, एड्रेनलिन या फिर निफेडिपिन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही जाता है, एड्रेनलिन जो होता है ये औषधि रक्तचाप को कम करने में उपयोगी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेशीय दर्द होने पर रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब जब पेशियों में दर्द होता है आपके मसल्स में, तो जो रक्तचाप होता है वो बढ़ता है, यानी ब्लड प्रेशर आप कह लीजिए, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है बच्चे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें कौन सा सुमेलित नहीं। जो डेंगू का बुखार है वो कैसा है, बायोफिजिक बुखार है, या फिर मलेरिया जो बुखार है आपका, मलेरिया फीवर, वो इंटरमिटेंट फीवर है, टाइफाइड आपका टिपिकल कंटिन्यूअस फीवर है, मीजल्स फीवर लो ग्रेड फीवर है। तो ये तीनों आपके सही हैं बच्चे। आपका ऑप्शन जो गलत जाता है यहाँ पर,
ऑप्शन डी है, यही सही सुमेलित नहीं है। जो मीजल्स फीवर होता है लो ग्रेड का फीवर नहीं होता है बच्चे, इसमें 105 डिग्री से भी ज़्यादा फीवर हो सकता है जो आपका मीजल्स होता है, ठीक है, मीजल्स फीवर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 28 फरवरी, 7 अप्रैल, 15 मई या फिर 15 नवंबर। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी सही जाता है यहाँ पर आपका। 15 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगर यहीं पर हैजा की बात कर लें कि हैजा दिवस कब मनाया जाता है बच्चे, तो आपका 23 सितंबर को, कब, 23 सितंबर को विश्व हैजा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एपिकल पल्स किस धमनी से संबंधित है। जो आपका एपिकल पल्स है वो किस धमनी से संबंधित है। टेम्पोरल आर्टरी से, आर्टरी मतलब आपका हिंदी में धमनी होता है, हृदय की एपेक्स से या फिर ब्रैंकियल आर्टरी से। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हृदय की एपेक्स से आपका एपिकल पल्स जो है, एपिकल पल्स जो है वो हृदय की एपेक्स धमनी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, आयुष शब्द का विस्तार क्या है। आयुष शब्द का फुल फॉर्म कह लीजिए क्या है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। आयुर्वेदिक, युवा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। आयुर्वेदिक, योगा, उड़ान, सिद्ध, होम्योपैथी। आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ पर योगा होगा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। यहाँ पर जो आयुष होता है, आयुष शब्द का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, भारत में आयुष कितनी चिकित्सा पद्धतियों का संचालन करता है। जो आयुष है ये भारत में कितनी चिकित्सा पद्धति का संचालन करता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 6, 5, 9, 4। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी सही जाता है यहाँ पर आपका 5। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, आयुर्वेद में प्राचीन ग्रंथों में शामिल नहीं है। आपको ये बताना है कि आयुर्वेद में प्राचीन ग्रंथ में क्या शामिल नहीं है। रस सूत्र, चरक संहिता, सुश्रुत या फिर अष्टांग हृदय। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाता है, रस सूत्र। रस सूत्र जो है वो आयुर्वेद में प्राचीन ग्रंथ में शामिल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार त्रिदोष क्या है। आपको ये बताना है कि आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार त्रिदोष क्या है। वात, पित्त, काया, वमन, पित्त, कफ, वात प्रदोष काया या फिर वात, पित्त, कफ। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी सही जाता है आपका यहाँ पर। वात, पित्त, कफ जो है वह आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार त्रिदोष है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यूनानी चिकित्सा पद्धति में अर्कान का क्या अर्थ होता है। तत्व, स्वभाव, अंग या फिर देहतरो। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, आपका ऑप्शन ये सही जाता है, तत्व। यूनानी चिकित्सा पद्धति में अर्कान तत्व को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, निम्न में से एंटीपायरेटिक दवा कौन सी है। आपको ये बताना है कि एंटीपायरेटिक दवा जो है वो कौन सी है। रेगनाल, पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेनिक सोडियम या फिर आइसोनिएडिज होगा बच्चे। ये आपका आइसो होगा, आइसोनिएडिज। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर, पैरासीटामोल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ओडी से आप क्या समझती हैं। ओडी का क्या मतलब होता है बच्चे, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार या फिर दिन में 4 बार। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन ये सही होता है, दिन में 1 बार। मतलब ये दवा के संकेत, दवाइयों के जो संक्षिप्त रूप होते हैं बच्चे या फिर उनका अर्थ है, समझ लीजिए ये कि किसी दवा में अगर ओडी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि वो दवा दिन में 1 बार लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बीडी से आप क्या समझती हैं। तो दिन में 5 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार या फिर दिन में 4 बार। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, दिन में 2 बार। अब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको बता दे रहे, ध्यान से सुन लीजिए, फिर कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, और जिससे ये नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। अगर दवा में एसी लिखा हुआ है बच्चा तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भोजन से पहले, मतलब खाना खाने से पहले आपको दवा लेना है। पीसी का मतलब कि खाना खाने के बाद में लेना है। अगर एएम लिखा हुआ है तो दोपहर से पहले लेना है। पीएम लिखा हुआ है तो दोपहर के बाद लेना है। अगर आपका एचएस लिखा हुआ है तो आपको सोते समय दवा लेना है। अगर पीआरएन लिखा है तो जब आवश्यक हो तब। एसओएस का मतलब हो जाता है आवश्यकता अनुसार, कोई भी जब
आपातकाल में आवश्यकता हो जाए या फिर अचानक से दर्द होने लगे या कुछ भी हो जाए तो उसमें आपका एसओएस लिखा होता है। बीडी का मतलब दिन में 2 बार हो गया आपका। टीडीएस होता है बच्चे दिन में 3 बार आपका। जीआईडी अगर हम बात करेंगे तो जीआईडी जो होता है वो अगर लिखा है तो दिन में 4 बार दवा लेना है। स्टेट अगर लिखा है तो तुरंत तत्काल लेना है। ओडी का मतलब दिन में 1 बार लेना है। ओएन का मतलब रोज़ रात को लेना है। आपका एसवाईएस अगर लिखा है तो वो समझ लीजिए वो सिरप है। आईएनजी लिखा है तो उसका मतलब इंजेक्शन हो जाता है। वैसे आई होप आप लोग को पता होगा, मतलब हम सोच रहे हैं कि आई थिंक आप लोग जानते होंगे ये, लेकिन फिर भी मैंने बताया जो बच्चे ना जानते हों, वो एक बार इसको जैसे मैं बता रही हूँ तो एक-एक करके नोट करते जाएँगे, फिर एक बार पढ़ लेंगे। हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है टीडीएस से आप क्या समझते हैं? अभी हमने बताया दिन में 3 बार। टीडीएस अगर लिखा है किसी दवा पर तो समझ लीजिए दिन में 3 बार वो दवा लेनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एसओएस से आप क्या समझते हैं? एसओएस दोपहर पूर्व यदि आपातकाल में आवश्यक हो, कल सुबह या फिर आज रात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाता है, यदि आपातकाल में आवश्यकता हो तो उसमें एसओएस लिखा होता है, उसका मतलब यही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सी दवा डायरिया के उपचार में दी जाती है? आपको ये बताना है कि कौन सी दवा है जिससे डायरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो लोप्रेमाइड, हाइड्रोक्लोराइड, डल्कोलेक्स, ग्लिसरीन, सपोजिटरी या फिर ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ये सही जाता है यहाँ पर। लोपेरेमाइड हाइड्रोक्लोराइड जो है वो डायरिया के उपचार में दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे आपका कौन सी दवा उल्टी रोकने के काम में ली जाती है? आपको यह बताना है कि ऐसी कौन सी दवा है जो उल्टी रोकने के काम में ली जाती है। इलोमिनम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, ओंडानसेट्रोन या फिर ये और भी दोनों। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो आपको ऑप्शन सी सही जाता है। यहाँ पर ओंडानसेट्रोन जो होता है वो उल्टी को रोकने के लिए काम में लिया जाता है, उल्टी रोकने की दवा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ईसीटी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि ईसीटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, बहुऔषध थेरेपी या फिर डॉट्स थेरेपी। आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है बच्चे इलेक्ट्रो कन्वल्सिव होगा आपका। ये कन्वल्सिव, ये बिंदी रखा आप लोग समझ जाइएगा, कन्वल्सिव थेरेपी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी जो होता है वो ईसीटी का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे ओआरएस में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, चीनी या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है बच्चे। ये सभी जो होते हैं ओआरएस घोल में होते हैं। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर हमारा क्लास पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अभी आपके पास मौका है, आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए और आप लोग इस जितने भी प्रैक्टिस सेट है इसको ज़रूर देखिए। इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे और अगर आप लोग अच्छे से पूरे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सब सफल ज़रूर होंगे। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।